नमस्कार। मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। आज चर्चा में है, चर्चा के विषय हम लेकर आए हैं नवा रायपुर के आईआईएम परिसर में हुई 60वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बैठक देश की सुरक्षा रणनीति को बदलने और मजबूत करने के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता और खासकर नौजवानों के बीच भरोसे की एक नई इबारत लिखनी होगी। पीएम मोदी ने महिलाओं की हिफाजत पर जोर देते हुए कहा कि पूरे देश में डायल 112 जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए जिससे तुरंत मदद मिल सके। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आने वाले वक्त में देश की पुलिसिंग एआई, फॉरेंसिक तकनीक, नेट ग्रिड और डेटा आधारित सिस्टम पर आधारित होगी। उन्होंने बताया कि विदेश भागे हुए भगोड़ों को वापस लाने के लिए भी एक नई रणनीति बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, ड्रग्स, साइबर क्राइम और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर तेज और मिलजुल कर काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि विजन 2047 के लिए पुलिस को और आधुनिक, जिम्मेदार और संवेदनशील बनना होगा। कॉन्फ्रेंस में खास सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिए गए और शहरी पुलिस सुधारों के लिए भी अवार्ड बांटे गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 3 बच्चों से मुलाकात की और उनसे पढ़ाई और कैरियर को लेकर बात की। 3 दिन तक चली एक कॉन्फ्रेंस रविवार को पूरी हुई। रविवार की शुरुआत उन राज्यों के प्रेजेंटेशन से हुई जो अपनी रिपोर्ट एक दिन पहले नहीं दे पाए थे। पहले सत्र में पुलिसिंग में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा हुई और दूसरे सत्र में नई गाइडलाइन तैयार करने पर फोकस रहा। सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों और राज्यों के इनपुट को देखते हुए अंतिम गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। देश के बदलते हालात और चुनौतियों पर भी बात हुई। इसी दौरान एक मॉडल स्टेट चुना गया जिसकी अच्छी प्रैक्टिस पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 13 घंटे लंबी बैठक हुई जिसकी कमान मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। एनएसए, अजीत डोभाल समेत देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारी मौजूद थे। राज्यों के डीजीपी ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी और महिलाओं की सुरक्षा को तकनीक के जरिए और मजबूत करने पर खास जोर दिया। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने बस्तर 2 पर बात करते हुए बताया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के बाद बस्तर के विकास की क्या रणनीति होगी। 2047 तक आधुनिक पुलिसिंग का रोड मैप भी तैयार किया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अधिकारियों को आने वाले वक्त को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने कहा। उन्होंने कहा कि अगले 21 साल में अपराध और तकनीक दोनों तेजी से बदलेंगे, इसलिए पुलिस सिस्टम को उसी हिसाब से तैयार होना होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश में छिपे भारतीय भगोड़ों को वापस लाने की योजना पर लंबी चर्चा हुई। बताया गया कि भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि और 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को भगोड़ों की वापसी के लिए ठोस रोड मैप बनाने निर्देश। इसमें छत्तीसगढ़ के 4 भगोड़ों का भी जिक्र आया जिन पर इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। इनमें महादेव सट्टाइप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी और शराब घोटाले के आरोपी विकास अग्रवाल शामिल हैं। बताया जाता है कि वो दुबई में छिपे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने देश के टॉप 3 पुलिस स्टेशनों को सम्मान दिया। दिल्ली के गाजीपुर थाने को देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार का पहरगांव थाना और तीसरे नंबर पर कर्नाटक के रायचूर जिले का कवितला थाना। कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नवा रायपुर के सर्किट हाउस में ठहरे थे जहां शीर्ष अधिकारियों की भी व्यवस्था की गई। लगभग 75 बड़े पुलिस अधिकारी और 33 राज्यों के डीजीपी नवा रायपुर में थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का 1 महीने में छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा है। आगे बढ़ते हैं। एक और खास खबर जो हम तमाम लोगों से जुड़ी हुई है, खासकर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के। भारत के निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाकर अब 11 दिसंबर 2050 तक कर दी। पहले ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक थी, लेकिन अब बीएलओ इस तारीख तक घर घर जाकर फॉर्म बांटने और वापस लेने का काम करेंगे। इस बार वोटर लिस्ट के लिए 1 जनवरी 2026 को अर्हक तिथि माना गया है, यानी इस तारीख तक 18 साल पूरा करने वाले सभी लोग वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेंगे। जरूरत पड़ने पर मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था भी इसी अवधि में की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में फार्म वितरण लगभग 100% तक पहुंच चुका है, लेकिन डिजिटलीकरण की रफ्तार भी धीरे है। 29 नवंबर तक मिले आंकड़ों में राज्य इस मामले में 12 राज्यों में 8वें नंबर पर है। 12 से 15 दिसंबर के बीच डेटा अपडेट कर ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होगी। 16 सितंबर तक जनता इस ड्राफ्ट लिस्ट की जांच कर सकेगी और 15 जनवरी 2026 तक नाम जोड़ने या सुधार के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 7 फरवरी तक इन सभी मामलों की जांच की जाएगी और 14 फरवरी 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी। यानी सभी डेट्स एक हफ्ते बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर लोगों में बड़ा सवाल है, क्या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है? इस पर कलेक्टर गौरव सिंह ने साफ कहा कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तब भी आपका वोट नहीं कटेगा, आपको सिर्फ अपना एसआईआर फॉर्म भरना है। कई लोग इस भ्रम में हैं कि उनके माता पिता या दादा दादी का नाम 2003 की लिस्ट में होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है। दूसरी, जिनके माता पिता का नाम नहीं मिलता लेकिन दादा दादी या नाना नानी का नाम मिलता है, ऐसे में भी फॉर्म वैलिड रहेगा। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनके परिवार में किसी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। ऐसे लोग भी वर्तमान वोटर आईडी के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहेगा। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं, उनके लिए जिला स्तर पर एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, आधार कार्ड या 12 में से कोई एक वैध दस्तावेज मांगा जाएगा। सत्यापन के बाद उनका नाम सुरक्षित रूप से वोटर लिस्ट में रखा जाएगा। विवाहित महिलाओं के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई है। अगर 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो वे दाईं तरफ वाले कॉलम में विवरण भरें। अगर नाम नहीं है तो माता पिता या नाना नानी के नाम से खुद को लिंक करें, दादा दादी के नाम से। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर वर्तमान वोटर लिस्ट में आपका नाम है पर 2003 की एसआईआर लिस्ट में आपके परिवार के किसी का नाम नहीं है, तब भी आपका फॉर्म भरना जरूरी है। बाद में नोटिस और दस्तावेज जांच के बाद आपका नाम लिस्ट में बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या लगभग 2 करोड़ 12 लाख है, जो बड़े राज्यों की तुलना में कम है। इसी कारण बीएलओ की संख्या भी कम है। तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तुलना में यहाँ बीएलओ बीएलए का नेटवर्क छोटा है। फॉर्म वितरण में छत्तीसगढ़ ने अच्छा काम किया है। लगभग 99.61% फॉर्म बांट दिए गए हैं, जो टॉप परफॉर्मर राज्यों जैसी स्थिति है। हालांकि समस्या है कि फॉर्म वापस कम आ रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी स्थिति लगभग इसी तरह की है। लक्षद्वीप और गोवा में 100%, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 99% से ऊपर का वितरण पूरा हो चुका है। लेकिन डिजिटलीकरण की बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ काफ़ी पीछे है। लक्षद्वीप 100%, राजस्थान 92%, पश्चिम बंगाल 91% पर है, जबकि छत्तीसगढ़ 83.55% पर 8वें स्थान पर आता है। एसआईआर असल में एक बड़ा वेरिफिकेशन अभियान है जिसमें घर घर जाकर जांच, पुराने रिकॉर्ड की पुष्टि, गलत एंट्री हटाना और नए नाम जोड़ने जैसी प्रक्रिया होती है। ये तब किया जाता है जब सामान्य रिवीजन से लिस्ट को पूरी तरह अपडेट करना मुमकिन नहीं होता। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क कर सकता है या अपने बीएलओ और जिला कार्यालय से बात कर सकता है। बिहार की मतदाता सूची को दस्तावेज के तौर पर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वहां एसआईआर पूरा हो चुका है। अगर किसी के माता पिता का नाम वहां की लिस्ट में है तो उसे नागरिकता का अलग प्रमाण नहीं देना होगा, सिर्फ जन्म तिथि का प्रमाण मांगा जाएगा। आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है, न कि नागरिकता के प्रमाण के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आज 1 दिसंबर है और हम सभी जानते हैं हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसे खत्म करने की कोशिशों को तेज करना। अलग अलग जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि लोग एड्स के बारे में सही जानकारी जाने, इससे जुड़े डर व गलतफहमियां दूर हो। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इंसान छोटी छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता। वर्ल्ड एड्स डे मनाने की शुरुआत 1988 में हुई। जेम्स डब्ल्यू बून और थॉमस नेटर ने लोगों में इस बीमारी को लेकर फैल रही गलत बातों और कम जानकारी को देखते हुए खास दिन मनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया एक दिन एड्स पर ध्यान देगी तो लोगों को सही जानकारी मिलेगी और समाज में फैला डर भी कम होगा। 1 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह न तो चुनाव के बीच आती है और न ही क्रिसमस की छुट्टियों के आसपास, यानी इस तारीख पर लोगों का ध्यान आसानी से खींचा जा सकता था। शुरुआत में वर्ल्ड
एड्स डे की देखरेख विश्व स्वास्थ्य संगठन करता था, लेकिन 1996 से ये जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएन एड्स को दे दी गई है। तब से हर साल इस दिन के लिए एक थीम रखी गई है जो दुनिया को बताती है कि एड्स के खिलाफ लड़ाई में किस दिशा में काम करना है। इस बार 2025 की थीम है ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि अब एड्स से लड़ाई को नई दिशा देनी होगी और उन रुकावटों को दूर करना होगा जो इलाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बाधा बनती है। जब तक ये रुकावटें खत्म नहीं होगी तब तक एड्स को रोकना मुश्किल है। इस थीम का लक्ष्य 2030 तक एड्स को खत्म करने की दिशा में दुनिया की तमाम कोशिशों को मजबूत करना है। रायपुर में 3 दिसंबर को होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू हो गई है, ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही है। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच होना है। मैच को लेकर फैंस में काफ़ी उत्साह है, लेकिन टिकट मिलना मुश्किल साबित हो रहा है। 44,000 टिकटों में से करीब 35,000 टिकट ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में बिक गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसके कारण हजारों फैंस को टिकट ही नहीं मिल पाए। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए इंडोर स्टेडियम के बाहर सुबह से ही लंबी लाइन लग गई। इस भीड़ का फायदा उठाते हुए कई दलाल स्टेडियम के बाहर 2500 रुपये वाले टिकट 7,000 रुपये तक में बेचते नजर आए। जब एक दलाल से वहां बातचीत हुई तो उसने बताया कि लोअर 6 स्टैंड का टिकट 7,000 और अपर 10 स्टैंड का टिकट 6,000 रुपये में मिल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 4 टिकट लेने पर थोड़ी आपको डिस्काउंट दिया जा सकता है और ज़रूरत पड़े तो वह और भी टिकट दिला सकता है। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 2 फेज में हुई थी। पहले फेज में 22 नवंबर को 18,000 टिकट 15 से 20 मिनट में बिक गए। दूसरे फेज में 28 नवंबर को 17,000 टिकट जारी किए गए जो तेजी से खत्म हो गए। ऑफलाइन टिकट बूढ़ा पार्क इंदौर स्टेडियम में मिल रहे हैं, जहां भीड़ इतनी बढ़ गई कि बैरिकेड तक तोड़ने की कोशिश हुई। छात्र गैलरी के टिकट पाने के लिए कई युवा सुबह 4 बजे से कतार में लगे हुए हैं। टिकटों की कीमत भी पहले से तय की गई थी। स्टूडेंट गैलरी का टिकट 800 रुपये का, जनरल अपर स्टैंड 1500 से 2500, लोअर लेवल स्टैंड 2500 से 3500 रुपये तक का है। लेकिन मैदान के बाहर दलाल इन टिकटों को 2 से 3 गुना कीमत पर बेच रहे हैं। इस बीच पुलिस ने टिकट ब्लैक में बेचने वाले 2 युवकों को, जो फाफड़ी से बताए जा रहे हैं, ऋतिक माखीजा और देवव्रत माखीजा को पकड़ लिया है। वे 2800 रुपये वाले टिकट 5-5 हज़ार में बेच रहे थे। पुलिस ने उनके पास से कुल 60 टिकट बरामद किया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मैच के लिए आज शाम 4:30 बजे दोनों टीमें रायपुर पहुंच जाएंगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी आज ही रायपुर आएंगे। 2 दिसंबर को दोनों टीमें स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 3 दिसंबर को होने वाला ये मुकाबला रायपुर स्टेडियम की तीसरी इंटरनेशनल मेजबानी होगी। इससे पहले 2023 और 2024 में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं। स्टेडियम प्रबंधन छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने व्यवस्था भी मजबूत की है। मैच के दौरान दर्शकों के लिए 22 बड़े वाटर फिल्टर लगाए गए हैं, जिनसे मुफ्त पानी मिलेगा। खाने पीने की चीज़ें तय रेट पर मिलेंगी। दिव्यांग दर्शकों के लिए 3 दिसंबर को फ्री एंट्री का प्रावधान है। स्टेडियम में सुरक्षा के तहत कड़ी चेकिंग और फ्रिस्किंग भी होगी। इस मैच के बहुत बेसब्री से इंतजार की एक वजह यह भी है कि कल बड़े शानदार रोमांचक मैच में भारत ने अफ्रीका को 17 रनों से मात दी है और ख़ास तौर पर विराट कोहली का शानदार 135 रन और रोहित शर्मा की वापसी पे अर्धशतक की पारी से लोगों में एक और क्यूरियोसिटी बढ़ गई है इस मैच को देखने के लिए और लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और वैसे भी साउथ अफ्रीका की टीम भी मजबूत टीम है। कल वो बहुत संघर्ष करके 17 रनों से हारी है आखिर तक। लेकिन एक बात बताना यहाँ पर मैं बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि टेस्ट श्रृंखला में उसने भारत को 2-0 से मात दी है। आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि भारत के जीडीपी ग्रोथ ने सारे अनुमान पीछे छोड़ दिए हैं। शेयर बाजार खुशी से झूम उठा है। हफ्ते के पहले दिन बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुरुआत में ही बाजार में जबरदस्त तेजी मिली। बीएसई सेंसेक्स 86,159 के नए हाई पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 26,325 के लेवल पर जाकर नई ऊंचाई छू गया। शुरुआती ट्रेडिंग में अडानी पोर्ट्स, बीईएल और टाटा स्टील जैसे बड़े शेयर तेजी से ऊपर जाते दिखे। कारोबार की शुरुआत होते ही सेंसेक्स ने झटके में नया रिकॉर्ड बनाया। यह अपने पिछले बंद स्तर 85,706 की तुलना में तेज रफ्तार के साथ
खुला और कुछ ही मिनटों में 86,159 के नए 52 वीक हाई पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी 50 भी पिछले बंद 26,202 से तेजी लेते हुए 26,325 पर खुला, जो उसका नया 52 वीक हाई है। दोनों इंडेक्स की तेज उड़ान ने बाजार का माहौल बदल दिया। जीडीपी के ताज़ा आंकड़ों का इसका सीधा असर देखने को मिला। बीते हफ्ते जारी हुई दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से ज़्यादा अच्छी रही। वित्त वर्ष 25-26 की दूसरी तिमाही में भारत की असली जीडीपी ग्रोथ 8.2% बढ़ी, जो पिछले साल की 5.6% से काफ़ी ज़्यादा है। मजबूत ग्रोथ ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और बाजार खुलते ही दोनों इंडेक्स रॉकेट की तरफ भागे। तेजी वाले बाजार में कई शेयरों ने सबसे तेज छलांग लगाई। बीएसई की लाचकिप लिस्ट में अडानी पोर्ट्स लगभग 2% ऊपर ट्रेंड कर रहा था। कोटक बैंक करीब 1.5% चढ़ा और एटर्नल शेयर 1.15% की बढ़त के साथ नजर आए। मिड कैप शेयरों में AEGIS करीब 7.2% की जोरदार तेजी में था। एड्योरेंस, हॉर्नाट, यूनो मिंडा और KPI टेक जैसे शेयर भी 2 से 4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। स्मॉल कैप शेयरों में सोल्जर इलेक्ट्रिक लगभग 9%, टार्क 7.5% के उछाल के साथ है। कुल मिलाकर जीडीपी की तेजी ने शेयर बाजार में जबरदस्त जोश भर दिया और शुरुआत में ही निवेशक मुनाफे में दिख रहे हैं। आज के लिए इस बढ़त के साथ जीडीपी ग्रोथ के साथ DA न्यूज़ प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा है में इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।